हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की थी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। आज की जो है उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके बारे में? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? इससे पहले जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने बात की तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने ये बताया था कि रेट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दें चाहे कम कर दें, उससे उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक पॉइंट लिखते हैं, द रिएक्शन इन विच rate of reaction is directly या linearly proportional to the concentration of one reactant। ठीक है, वन रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस पे, इसकी जो डेरिवेशन है, जिसमें हम क्या क्या बात करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शन मानते हैं हम, अगर रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होता है जब टी इज इक्वल टू जीरो है, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है उस टाइम पे क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज होगी? तो हम बोलेंगे नहीं होगी। यानी जब हमने टाइम इज इक्वल टू जीरो लिया है, दैट मीन्स अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, और रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तो क्या प्रोडक्ट की कोई कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगी? तो हम बोलेंगे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए नोट है और एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन टाइम टी टाइम बाद में क्या होता है कि रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो मान लीजिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स आ गई है। अब इसका मतलब ये एक्स आई कहां से है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में से ही है। तो ये कितनी हो जाएगी? ए नोट माइनस एक्स। मतलब टोटल कंसंट्रेशन कितनी थी रिएक्टेंट की, उसमें से एक्स कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसलिए टी टाइम बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी? ए नोट माइनस एक्स बचेगी। ठीक है, इस ए नोट माइनस एक्स को हम ए और लिख देते हैं। ठीक है, आगे हमारे ये काम आएगा। अब चलो यहाँ पे हम बात करते हैं रेट लो की। भाई रेट लो क्या बोलता है? हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लो। तो रेट लो क्या बोलता है? रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट जो इस यहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन था उसको हटा के आया, समानुपाती का जो चिन्ह था उसको हटाने के बाद में क्या आया है आगे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो हम बात कर रहे हैं टी टाइम बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? ए नोट माइनस एक्स। तो ए नोट माइनस एक्स की पावर क्या होगी? रिएक्शन का ऑर्डर क्या है वो? तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। इज इक्वल्स टू, आपको पता है रिएक्टेंट की एक्स कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, तो क्या हम यहाँ पे अगर बोलें कि रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस की रेट कितनी है, भाई रिएक्टेंट कितना कम हुआ है उसकी रेट क्या, कितनी स्पीड से वो कम हुआ है उसकी रेट बताइए, तो वो क्या हो जाएगी? एक्स कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, तो हम बोलेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं? भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्स कंसंट्रेशन कम हुई तो हम ये भी तो बोल सकते हैं प्रोडक्ट की एक्स कंसंट्रेशन बढ़ी है, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बनने की दर क्या है? तो वो क्या हो जाएगी? माइनस साइन हट जाएगा और इसे हम क्या बोलेंगे? डी एक्स अपॉन डी टी। क्योंकि एक्स कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है और प्रोडक्ट की एक्स कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब हम यहां से क्या करते हैं, एक तो इसको उठा लेते हैं, एक इसको उठा लेते हैं। ठीक है, चलो हम आगे लिखते हैं। यहां से क्या करते हैं, के ए नोट माइनस एक्स लिख दो, पावर वन है तो वन की क्या है? ए नोट माइनस एक्स ही रह जाएगा, तो हम लिखेंगे के ए नोट माइनस एक्स की पावर वन है तो वन इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। ये जो आपके पास में यहाँ पे इक्वेशन आई है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कौन सी? और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन।
आपके पास में अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताइए या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को डेराइव कीजिए, तो आपके पास में यहां तक आपको ये करना है, ठीक है। इसमें चलो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे देते हैं साथ में। अब देखो dt को हम इधर ले आए, a नोट माइनस एक्स को उधर ले जाए, तो ये क्या जाएगा dx अपॉन a नोट माइनस एक्स। तो लिखते हैं dx अपॉन a नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू k डॉट dt, ठीक है। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लिखते हैं ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखो dx अपॉन a नोट माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, और यहाँ पे हो जाएगा k कांस्टेंट है तो k तो बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हम पूरे के लगा देते हैं एक बार। अब जब हम dx अपॉन a नोट माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है माइनस ln ब्रैकेट में जो नीचे लिखा हुआ वो लिख दो a नोट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने के कारण, और अंदर क्या रह जाएगा dt, तो 1 डॉट dt बोल सकते हैं, और 1 डॉट dt क्या होता है t प्लस आई होता है, i क्या है कांस्टेंट है यहाँ पे, तो k के साथ में तो t जुड़ जाएगा kt प्लस i, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, यहां पे आपके पास में जो i आया है इसको चलो इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ये i है एक कांस्टेंट है और इस i को हमें यहां से हटाना है। इसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर देखना t इज इक्वल टू 0 है तो उस टाइम क्या x की वैल्यू 0 होगी। आप देख सकते हो t इज इक्वल टू 0 है तो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की है। दैट मींस यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम लिखते हैं सिंस t इज इक्वल टू 0 और उस टाइम x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। 2 नंबर इक्वेशन में जब इसकी वैल्यू को हम रखते हैं तो क्या आता है देखना, 2 नंबर में रख दें माइनस ln a नोट माइनस ln ब्रैकेट में लिखो a नोट माइनस x की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 लिख दी इज इक्वल्स टू kt प्लस i, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 0 रखनी है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, i बच जाएगा। तो यह आपके पास में क्या i की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू आ गई। इस i की वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। देखो पुट द वैल्यू, पुट the value, put the value of I in equation number 2। जब 2 नंबर इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस ln a नोट माइनस x इज इक्वल्स टू kt, और kt के आगे क्या है प्लस i, प्लस i की जगह क्या लिख देना है माइनस ln a नोट, तो माइनस ln ए नोट, या इसको डायरेक्ट लिख दो ना ln ए नोट, क्योंकि आगे तो क्या है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये माइनस का है, ये वैल्यू जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में आएगी, तो प्लस में आएगी तो हम लिखते हैं ln ए नोट माइनस ln ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी आपकी kt। अब देखिए यहाँ पे ln a नोट माइनस ln a नोट माइनस एक्स, क्या इस a नोट को आप a मान लो और a नोट माइनस एक्स को आप b मान लो, तो आपको पता होना चाहिए ln a माइनस ln b इक्वल टू क्या होता है ln a अपॉन b, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे ln a नोट ऊपर चला जाएगा अपॉन प्लस वाला ऊपर चला जाएगा और a नोट माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो a नोट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा kt आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं kt इज इक्वल्स टू ln ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स की वैल्यू देखो क्या लिखी थी हमने, ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बोला था हमने, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। ये ए क्या है, ये है टी टाइम बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। देखो ln ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू kt, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आपके जो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब देखना आपके पास में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी आ गई है, इसके अलावा आपके पास में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी आ गई है। अब चलो हम यहाँ पे इसकी हाफ लाइफ की बात करते हैं, और हाफ लाइफ के लिए हम यहाँ वाले को उसको हटा देते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होती है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उसके बाद में एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे
रिएक्टेंट की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन की वो कंसंट्रेशन हाफ रह जाए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो अपनी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो मुझे बताइए अगर ये ए नोट बाई 2 हो जाएगा तो क्या आधी कंसंट्रेशन तो यहाँ पे बच गई, लेकिन आधी कहां पे चली गई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई आधी। तो इसका मतलब ए नोट बाई 2 तो रिएक्टेंट रहेगा, ए नोट बाई 2 क्या रहेगा, प्रोडक्ट। तो क्या हम बोल सकते हैं टी टाइम बाद में ये जो एक्स की वैल्यू है या टी हाफ बाद में, मतलब हाफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट ए नोट बाई 2 हो जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नोट बाई 2 हो जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को हम बोलते हैं टी हाफ से। तो देखो इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ, अगर हमने टी को टी हाफ मान लिया है इसको, तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी है आपको, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्टार्टिंग कंसंट्रेशन की, भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन की आधी हो गई, तो आधी कंसंट्रेशन कहां पे चली गई, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टी हाफ या हाफ लाइफ टाइम जब होता है उस टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की आधी हो जाती है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2। अब इसको लिखना है, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर कौन सी, ये वाली 3, इक्वेशन 3 में रख दो इसकी वैल्यू। जब 3 में इसकी इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा देखना, ln ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखनी है आपको, ए नोट बाई 2। मतलब ए नोट में से ए नोट का हाफ जब निकालेंगे तो ए नोट बाई 2 बचता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए नोट, चलो पूरा लिख देते, ए नोट अपॉन ये आ गया इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए नोट माइनस ए नोट बाई 2 क्या बच जाएगा आपके पास में, ए नोट बाई 2 बच जाएगा। अब ये ए नोट है उससे ए नोट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ln 2 इज इक्वल्स टू के टी हाफ। अब देखिए ln को जब हम log बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, 0.3010, ठीक है, सॉरी 2.303। ln को जब हम log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो 2.303 और ln किस में कन्वर्ट हो गया, log में, और आगे log के आगे क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 इज इक्वल टू के टी हाफ। ठीक है, चलो आगे वो थोड़ा सा और हटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे आगे जब हम बात करते हैं, देखो 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के टी हाफ, के और टी हाफ आ जाएगा। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, टी हाफ को वहीं पे रख दो, यानी टी हाफ को तो हम इधर यहाँ पे रख लिया और के को इसके नीचे लेके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 2.303 और इंटू 0.3010 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आता है 0.693 और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखी, उसके बाद में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखी, और उसके बाद में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।